हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, लेक्चर लाया हूँ, ये क्लास 10th का है, जिसमें हम चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये देखिए, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का महा एपिसोड मतलब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज मैं आपको एक ही लेक्चर में कवर कराने वाला हूं एनसीईआरटी से। सो बच्चों बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सारे कंसेप्ट्स के साथ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के साथ लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का महा एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले यहां पर समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। वैसे पॉलिनोमियल्स में जब हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था तो वहां पर हमने ये भी समझा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन फिर से एक बार, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो जरूरी है जान लेना व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन इस तरह से है, पॉलिनोमियल ऑफ अ सेकंड डिग्री इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जो सेकंड डिग्री का होगा उसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने जहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ा था उसी पॉइंट को आप रिकॉल करें। ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 हो जाएगी, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसे ही कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डेफिनेशन को याद करें, कंसेप्ट बहुत जरूरी है एमसीक्यूज को पूरा करने के लिए। पॉलिनोमियल ऑफ अ सेकंड डिग्री इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स जनरल फॉर्म इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर यहां पर है, इसका कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा देन इक्वेशन कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है हमने जान लिया है। जनरल फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बच्चों जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहां पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 3 मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड इज द फैक्टराइजेशन मेथड। Second method is method of solving the quadratic equation by a formula which is known as the quadratic formula, and third method is by completing the square। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा हमें यहाँ पर 3 मेथड को पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करा जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम यहाँ पे जानेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं एनसीईआरटी की 4.1। इसके लिए केवल जान लेना जरूरी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, जो हमने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे कंसेप्ट जो आते रहेंगे मैं आपको बताते रहूंगा। सो एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हमें केवल ये बताना है कि जो हमें इक्वेशंस यहां पर दे रखी हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी। और इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। डिग्री 2 अगर आपको दिख जाती है तो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है वो इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन इज नॉट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो पहले हमें इसके स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा जिससे जनरल फॉर्म बने। तो हमने स्क्वायर को सॉल्व करा, इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और मल्टीप्लाइड करने के बाद ये 2x माइनस 6 आएगा। ये हमने यहाँ पर 2x और 2x को कैंसिल कर लिया। 6 को अगर हम यहाँ पर लेकर के आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन जो बनी है उसकी डिग्री कितनी है 2, और इक्वेशन की डिग्री अगर 2 होती है देन इक्वेशन मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ द सेकंड पार्ट हमारे सामने है वो ये है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे जानने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया है, -6 और प्लस का 2x यहाँ पर आएगा। इस 2x को हम यहाँ पे लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, जिसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, इसीलिए ये वाली इक्वेशन भी मानी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने यहाँ पर 2 पार्ट को पूरा कर लिया। रैंडम ऑर्डर में बेटा हम 1-2 पार्ट को यहाँ पर और करके देखते हैं। एक हम यहाँ पे पार्ट इंक्लूड कर लेते हैं, पार्ट 6। सो द 6th
part is x square plus 3x plus 1 and this is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी हमें स्क्वायर को एक्सपेंड करना होगा, तभी हम जान पाएंगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो हमें यहां पर इसके स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वही कैंसिल हो गई, और जब एक्स स्क्वायर की टर्म सॉल्व हो जाती है यानी कि कैंसिल हो गई, तो उसका मतलब है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्योंकि हमने कंडीशन यहां पे देखी थी a इज नॉट इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री का जो भी कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यहां पे 0 हो गया, या एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म यहां पे नहीं रही। सो इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों जितने भी पार्ट यहां पर हैं सबको हम इसी तरह से पूरा करेंगे। काफी आसान से पार्ट है, कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व नहीं है और पता लगाना है कि डिग्री 2 आएगी या नहीं आएगी, और डिग्री अगर 2 आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाली। नाउ हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है दैट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओनली वी हैव टू रिप्रेजेंट, और हमें यहां पे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ये मैं रीड आउट करता हूं, और ये पार्ट है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो एरिया हमें यहां पर प्लॉट का गिवन है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो हमें यहां पर देखिए लीनियर इक्वेशन में भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कर चुके हैं, हमें यहां पर क्या करना है, कंडीशन को फॉलो करना है, समझना और उसके बेसिस पे इक्वेशन को बना देना है। अंतर सिर्फ यहां पर होगा कि जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगी, यानी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री हमें यहां पर 2 मिलने वाली है। सो बच्चों हमें यहां पर लेंथ दी है प्लॉट की दैट इज 1 मीटर देन ट्वाइस द विड्थ। तो अगर यहां पर हम विड्थ को कुछ मान लेते हैं तो इसके बेसिस पर हम लेंथ को भी निकाल पाएंगे। सो हमने यहां पर क्या करा, let the width of the rectangular plot be x। तो इस बेसिस पर जो प्लॉट की लेंथ होगी दैट इज 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, यानी ये हो जाएगी 2x प्लस 1, और हमें इसमें जो एरिया गिवन है प्लॉट का दैट इज 528। सो एरिया ऑफ द प्लॉट इज 528, और एरिया को कैसे निकाला जाता है, L इंटू बी। तो दोनों को हम यहां पर सिंपली बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 528 के इक्वल होगा, x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2x स्क्वायर प्लस x आएगा, और 528 को अगर हम इधर पे लेके आएंगे तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें यहाँ पर केवल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था, सॉल्व नहीं करना था। सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हम आगे जानेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो हमारे सामने है वो है प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का हमें प्रोडक्ट यहां पर हमें गिवन है। कंसेक्यूटिव इंटीजर का क्या मतलब हुआ, वन आफ्टर द अदर। जैसे कि मान लीजिए एक इंटीजर अगर 6 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 7 होगा। सो हमने क्या करा, जो एक इंटीजर यहां पर है इसे हमने x मान लिया, और दूसरा क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है तो दूसरा जो होगा ये x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट गिवन है, and we are given the product of the integer is 306। तो हम यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, और ये 306 के इक्वल होगा। हमने दोनों का प्रोडक्ट करा तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो ये हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया है। नाउ थर्ड पार्ट जो हम इसका कर रहे हैं उसमें हमें क्या गिवन है बेटा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज
3 years from now will be 360। और एज वाले क्वेश्चन में हम जान चुके थे लीनियर इक्वेशन में पढ़ने के बाद कि कंडीशन चाहे कभी की गिवन हो, पहले की या बाद की, हमेशा प्रेजेंट एज को ही माना जाता है एक्स और वाई। तो यहां पर हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना, देखिए एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें यहां पर जो है दो वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। हम यहां पे दो वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो डिग्री 2 में बनेगी। यहां पर रोहन्स की जो मदर है दैट इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अगर हम रोहन की एज को कुछ मान लेते हैं यार, तो रोहन की मदर की एज भी तो आ सकती है क्योंकि वो 26 ईयर्स ओल्डर है। तो हमने यहां पर क्या करा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। हमेशा प्रेजेंट एज को ही एक्स माना जाता है या वाई मानते थे हम। तो रोहन की एज को हमने एक्स मान लिया, तो उसके मदर की जो एज होगी वो 26 ईयर ओल्डर है, यानी रोहन के जो मदर की एज होगी वो 26 प्लस एक्स हो जाएगी, एक्स में 26 ऐड हो जाएगा। अब हमें जो कंडीशन यहां पर गिवन है वो कंडीशन कब की गिवन है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो हमने यहां पर अभी प्रेजेंट एज को माना है और 3 साल बाद अगर हमें एज निकालनी होगी दोनों की, तो नेचुरल सी बात है 3 साल बाद दोनों की एज में क्या होगा, 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। तो आफ्टर 3 ईयर After 3 years, age of Rohan will be x plus 3 and age of mother तो रोहन की जो एज है आफ्टर 3 ईयर ये x प्लस 3 हो जाएगी एंड द एज ऑफ मदर, इसमें अगर 3 ईयर को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 29। सो द एज ऑफ मदर विल बी x प्लस 29। तो ये हमने 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी उसे फाइंड कर लिया है, और 3 साल बाद जितनी भी दोनों की एज होगी इन दोनों एज का हमें प्रोडक्ट गिवन है और ये प्रोडक्ट होता है 360 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एज का प्रोडक्ट करेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये 360 के इक्वल हो जाएगा। तो काफी सिंपल है, हमें केवल इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इक्वेशन बना के छोड़ देना, क्योंकि हमें यहां पर सिचुएशन को केवल रिप्रेजेंट करना है, उन्हें सॉल्व नहीं करना है। नाउ जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे सामने है वो पार्ट इस तरह से है, फोर्थ, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहां पर फिर से स्पीड वाले केस आ गया, डिस्टेंस वाले केस आ गए। इन क्वेश्चनों को कैसे करते थे हम, देखिए जो रिलेशन यहां पर गिवन है वो रिलेशन किसका गिवन है, टाइम का गिवन है कि जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगा। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की उसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो ये फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं और इसमें हमने क्या करा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। नाउ जो डिस्टेंस हमें यहां पर कवर करनी है वो 480 किलोमीटर कवर करनी है। तो डिस्टेंस जो हमें कवर करनी है, ये डिस्टेंस हमें कवर करनी है 480 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड के साथ, ओरिजिनल स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम हमें लगेगा वो टाइम कैसे लगेगा, टाइम का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रहा बेटा ओरिजिनल टाइम, यानी जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और इस स्पीड से अगर हमें 480 किलोमीटर को ट्रेवल करना था तो हमें इतना टाइम चाहिए, इतना टाइम लगा। अब जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या गिवन है, जो स्पीड है वो कम हो गई, कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो पहले बेटा स्पीड क्या थी, x, और अब जो स्पीड है इसे हम
रिड्यूस्ड स्पीड भी कह सकते हैं क्योंकि स्पीड यहां पर कम हो रही है। सो ये हो गई रिड्यूस्ड स्पीड, लेकिन डिस्टेंस वही रही 480 किलोमीटर। तो अब अगर स्पीड कम हो चुकी है, डिस्टेंस वही रही है, तो टाइम कितना लगना चाहिए? इस कंडीशन में अगर हम टाइम को निकालते हैं तो टाइम हमारे पास आएगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब बेटा कंडीशन क्या दे रखी है देखिए, क्योंकि हमने स्पीड को कम कर दिया, अगर स्पीड को हमने कम कर दिया है तो हमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए। हम धीरे चल रहे हैं, हम देर में पहुंचेंगे। तो इस कंडीशन में टाइम कितना लगता है? 3 आवर्स मोर, यानी जब स्पीड कम हो गई तब टाइम 3 घंटे ज्यादा लगा। तो स्पीड जब कम हो गई, टाइम ये आया, यानी ये वाला टाइम इस वाले टाइम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 घंटे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी यहां पर ये वाला टाइम आएगा, ये टाइम प्रीवियस टाइम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? जितना भी ज्यादा है हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो 9 बच्चों, ये हमने कंडीशन को तो लिख दिया है। और अब ऐसे केस जब हमारे सामने आएंगे, आगे भी और आने वाले हैं, तो इसे करने का मेथड क्या होना चाहिए ये भी मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पर ये 480 आपको दिख रहा है, ये भी 480 दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इन 480 को एक तरफ लेकर के आएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यानी हम यहां पर इसे लिख सकते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। और एलसीएम इससे पहले ने आपको एक काम करना होगा, यहां से हम 480 को कॉमन निकालेंगे। तो 480 को कॉमन निकालने के बाद वी गेट 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। 3 से हमने यहां पर 480 को कैंसिल कर लिया, तो ये 160 आएगा। और 160 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां पे ला सकते हैं। इसका हम यहां पे एलसीएम ले रहे हैं। तो जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे, ये आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और x यहां पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन बाहर है, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के साइन चेंज होंगे। तो माइनस एक्स प्लस 8 और ये आ गया 1 अपॉन 160। सो ये दोनों हमने कैंसिल कर लिए हैं। और कैंसिल करने के बाद बाकी फाइनली अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 160 इंटू 8, और ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा। और इस ब्रैकेट को भी हम यहां पर एक्सपेंड कर रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा। नाउ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इस वाली टर्म को आप वहां पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। सो ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन, और हमें यहां पर केवल इक्वेशन ही बनानी है, इसे सॉल्व नहीं करना है। तो ये हमने बेटा कवर कर लिया है। एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज को हमने कवर कर लिया है। नाउ 4.2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और कोई टॉपिक इसके लिए हमें पढ़ना नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और ये मेथड हमारे लिए कोई नया मेथड नहीं है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें इसके रूट निकालने हैं। रूट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, रूट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही इसका रूट कहलाएगी। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो और रूट लगभग एक ही होता है, बस उसके नाम यहाँ पर अलग अलग हैं। जीरो का मतलब क्या हुआ करता था? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रिप्लेस करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जीरो है, तो रूट का भी वही मतलब होगा, x की ऐसी वैल्यू जिसे अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जीरो मिले। और बच्चों, हमने ये भी तो जाना था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट उतने जीरो होंगे जितनी उसकी डिग्री है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स होने चाहिए? 2 रूट्स होने चाहिए, क्योंकि डिग्री यहाँ पर क्या है? 2। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करा जाए। 10 के फैक्टर करके हमें 3 लाना है, बहुत सिंपल है।
अगर हमें 10 के फैक्टर करके 3 लाना होगा -5x + 3x और -10 = 0। इसमें हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। x अगर हमने कॉमन निकाला x -5 आएगा और -5 and 2, क्योंकि 5 और 2 10 होगा, माइनस करने पे 3 बनेगा। यहाँ पर अगर हम बच्चों 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकालने के बाद हमें यहाँ पर x -5 मिलेगा और x -5 को अगर हम यहाँ पर कॉमन निकाल देते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमें मिल चुके हैं 2 फैक्टर। अब क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 किस कंडीशन में हो सकता है? अगर ये 0 होगा तब भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये भी इनका प्रोडक्ट तब भी 0 होगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, दोनों को 0 पुट कर देना है, इधर ये 0 और ये 0। तो जब हम यहाँ पर x -5 को 0 पुट करेंगे तो इससे x 5 आएगा और यहाँ पर जब हम x + 2 को 0 पुट करेंगे तो इससे x आ जाएगा -2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 5 and -2। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है और इसमें भी हमें सिंपल करना होगा। 6 × 2 होगा 12। इसके फैक्टर बना के हमें यहाँ पर x लाना है यानी कि 1 लाना है। तो हमने यहाँ पर इसके फैक्टर बनाए 4x - 3x - 6 = 0 और आसानी से कॉमन निकाल कर आप इसके 0 को आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा। रूट यहाँ पर लग गया है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट √2 × √2 is 2 and 2 × 5 is 10। सो हमें यहाँ पर 10 के फैक्टर बनाने हैं और उससे लाना होगा 7। तो 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, जिससे 7 आ जाए, 5 बनेगा और 2 बनेगा। सो √2x स्क्वायर 5x + 2x + 5 √2 = 0। इन दोनों में से हमने यहाँ पर x कॉमन निकाला तो इससे हमें √2x + 5 मिलेगा और हम देख सकते हैं जो ये 2 लिखा हुआ है इसे हम √2 × √2 लिख सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा। सो अगर हम यहाँ पर √2 को कॉमन निकाल देते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, √2x + 5। तो हम देख सकते हैं बच्चों ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ जाएगा यानी इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। एक फैक्टर इसका बनेगा √2x + 5 और एक फैक्टर इसका बनेगा x + √2। दोनों को आपको 0 पुट कर देना है। इसे अगर आप 0 पुट करते हैं वी गेट -5 / √2 और अगर आप इसे 0 पुट कर देते हैं वी गेट -√2। सो रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -5/√2 and -√2। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, ये रहा क्वेश्चन और इसमें हम देख पा रहे हैं 1/8 फ्रैक्शन में है। तो ऐसा केस अगर आ जाए तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली हमें यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 8 जो होगा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में 0 है, हमने मल्टीप्लाई करा तो ये बनेगा 16। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 16x स्क्वायर देन -8x और +1 0 आएगा। 8 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पूरा 0 बन जाएगा और हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 16x स्क्वायर -8x + 1 = 0। अब या तो हम इसके फैक्टर बना लें वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या आप देख सकते हैं ये a -b का स्क्वायर भी बन रहा है क्योंकि इसे हम 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2ab बनेगा और ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम इसे 4x - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर अगर हटा दिया जाएगा तो 4x - 1 0 आ जाएगा और यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 1/4 के इक्वल। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं केवल एक ही रूट आया।
तो इस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट उतने जीरो होते हैं। तो एटमोस्ट का क्या मतलब हुआ, ज्यादा से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, या हो सकता है एक भी जीरो ना हो। तो यहां पर केवल एक ही रूट आया है, दैट इज 1/4। सो रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/4, 1/4। ऐसे ये क्वेश्चन एक पार्ट और है बेटा, ये आप देख सकते हैं 10x का स्क्वायर बन रहा है, ये 2ab और ये b स्क्वायर, आसानी से हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब आप इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 10x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा और आसानी से आपको यहाँ पे इसका रूट मिल जाएगा। सो ये हमने कवर कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1, यानी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 है उसमें जो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, यानी जो इक्वेशन बनी है उसके हमें रूट निकालने। तो हम सिंपली इस तरह से निकाल सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे सामने है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें यहाँ पर दो नंबर हैं जिनका सम 27 गिवन है और प्रोडक्ट 182 है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं है कि हम दो वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं यार, बस उसमें क्या है जो इक्वेशन फाइनली बनेगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों नंबर का सम अगर 27 है, एक नंबर को x मान लेते हैं, दूसरा कैसे निकलेगा, 27 - x करके निकलेगा। सो हम यहाँ पर इसी तरह करते हैं। तो जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, हम इसमें केवल एक वेरिएबल को ही फॉलो करेंगे। तो यहां पर दो नंबर का सम जो है वो 27 है। एक नंबर को अगर हम x मान लेते हैं, नाउ जो नेक्स्ट नंबर होगा ये हो जाएगा 27 - x। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूं तो हमें यहां पर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज 182। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट करा और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 182 के इक्वल आएगा। इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, 27x - x स्क्वायर 182। इन दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर - 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमारे सामने यहाँ पर इक्वेशन आई है फाइनली, इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 182 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे आपको 27 मिले। तो इसका बेटा एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि 182 के आप प्राइम फैक्टर बना के देखें। तो यहां पर हम 182 के प्राइम फैक्टर बना रहे हैं, ये 91 आ जाएगा और इसके बाद 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे 7 आएगा। बहुत आसानी से फैक्टर बन गए। हमें यहाँ पे लाना है माइनस का 27, तो एक हुआ 13 और एक हुआ 14, दोनों का सम करेंगे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं बेटा इसके फैक्टर, x स्क्वायर -14x - 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने x कॉमन निकाला, x -14 आएगा, -13 निकाला कॉमन तो ये x - 14 आएगा। दो फैक्टर हमें यहाँ पे मिल गए, एक मिला x - 14 और एक मिला x - 13। दोनों को हमने 0 पुट करा तो हमें दो वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी हैं, x की 14 और 13। अब हमें इसे आगे कंटिन्यू कैसे करना है ये आप समझिए अच्छी तरह से। सबसे पहला केस ये है कि जब हम यहाँ पर x को 14 कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा जो 1 नंबर होगा जिसे हमने यहाँ पर x माना था ये तो 14 हो जाएगा और जो अदर नंबर होगा ये 27 - x यानी 27 - 14 होगा। सो 27 - 14 जो है वो 13 आ जाएगा। ये तो था बेटा फर्स्ट केस जब हमने यहाँ पर कंसीडर करा
x को 14, क्योंकि x की 2 वैल्यू आई हैं तो हमें सेकंड वैल्यू को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर सेकंड वैल्यू को कंसीडर करते हैं जिसमें यहाँ पर x 13 है, तो वन नंबर जो होगा ये तो हमारा 13 हो जाएगा और अदर नंबर 27 माइनस 13 क्या आ जाएगा 14। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही केसेस में नंबर क्या है 13 एंड 14। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज या रिक्वायर्ड नंबर इज 13 एंड 14। तो ये हमारे दो हो गए बेटा आंसर। नाउ जो मैं फोर्थ क्वेश्चन यहां पर करने वाला हूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या गिवन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हमें कंसीडर नहीं करनी है, यहां पे साफ साफ दिया हुआ है पॉजिटिव। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है 365। सो अगर हम यहां पर एक नंबर को x मान लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर x प्लस 1 होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, दोनों नंबर के स्क्वायर का अगर हम सम करें x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इनका सम करने के बाद हमें 365 मिलेगा। बेटा मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं उसे, क्योंकि उसी तरह से हमें करना है, इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है और देन फैक्टर बनाकर हमें x की वैल्यू को निकाल देना है, क्योंकि ये महा एपिसोड है, हमें आगे बढ़ना है और एक ही लेक्चर में हमें पूरी एनसीईआरटी को कवर करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। एक राइट ट्राइंगल बना लो बेटा, एल्टीट्यूड क्या दिया है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। अगर हम बेस को यहां पर x मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड ये होता है जो हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम दिया है। हाइपोटेन्यूज इज 13 और हमें बाकी की साइड को निकालना है। तो बहुत सिंपल सा केस हो गया, बेस को ये माना, एल्टीट्यूड ये होगा, हाइपोटेन्यूज गिवन है, पाइथागोरस तो मालूम ही है यार, जल्दी से इसे अप्लाई कर देना। तो यहां पर हमने ट्राइंगल के बेस को x मान लिया, जो इसका एल्टीट्यूड होगा ये x माइनस 7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, तो हम यहाँ पर सीधे पाइथागोरस को अप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ओके, सिंपल वही करना है, फिर से स्क्वायर ओपन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा x, और इसके बाद आप ये दोनों को फाइंड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन को मैं पढ़ रहा हूं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है, और ये ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है was 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होंगे, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उनके बेसिस पर निकाली जाएगी, और ये गिवन है 3 more than twice the number of article produced। तो आर्टिकल प्रोड्यूस अगर x होते हैं तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई, इस x के डबल का 3 मोर यानी 2x प्लस 3, और हमें यहां पर क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन यानी एक दिन में जो प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज होता है, और हमें निकालना है आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। तो हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं लेट इन अ डे, वन डे, एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स, एक दिन में
x आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं। सो एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा? एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं इसके 2 टाइम्स से 3 मोर, यानी कि 2x + 3। अब बेटा इस तरह समझिएगा, एक दिन में हमने अगर सपोज करो 5 आर्टिकल को प्रोड्यूस करा और एक की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक दिन में हमने इतने आर्टिकल को प्रोड्यूस करा है और एक की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, सो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? इन दोनों का प्रोडक्ट करा जाएगा। तो अब हम यहां पर फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है ये 90 रुपीज़ गिवन है। और टोटल कॉस्ट को कैसे निकाला जाएगा? दोनों का हम यहाँ पर प्रोडक्ट करने वाले हैं और हमने दोनों का प्रोडक्ट करा, ये 90 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा 2x स्क्वायर + 3x - 90 = 0। अब हमें यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। इसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। तो जब हम इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 180 मिलेगा और हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से निकलते हैं प्राइम फैक्टर। ये काफ़ी सिंपल है, हर किसी को ही है मालूम होगा। अब हमें यहाँ पर अरेंज करके 3 लाना है। ध्यान ये रखा जाए कि माइनस का साइन यहाँ पर है, तो इसका मतलब हुआ फैक्टर माइनस करने के बाद बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 × 3 हो गया 15, 3 × 2 हो गया 6 और 6 × 2 हो गया 12, यानी फैक्टर क्या बने? 15 और 12। 15 में 12 को माइनस करेंगे 3 मिलेगा। इसमें साइन अगर प्लस का है तो बड़े फैक्टर में भी प्लस का साइन आएगा। सो मैं यहाँ पर फैक्टर बना रहा हूँ 2x स्क्वायर + 15x और माइनस का 13x - 90 = 0। और इसमें हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो हमने x कॉमन निकाला और x कॉमन निकालने के बाद सॉरी बेटा 15 × 12, क्योंकि हमें माइनस करके दोनों को 3 लाना है। तो यहाँ पर कॉमन कुछ भी निकलेगा, तो हमने केवल x कॉमन निकाला। x कॉमन निकालने के बाद ये रह गया, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉमन क्या निकलेगा? 6 कॉमन निकलेगा। 6 अगर हमने कॉमन निकाला तो ये रह जाएगा 2x + 15 = 0। 2 फैक्टर बन चुके हैं, दोनों को हमने 0 पुट कर लिया। 1 से x की वैल्यू आएगी -5/2 और 1 से x की वैल्यू आएगी 6। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। जो नंबर है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। सो द राइट आंसर है 6, यानी एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए? 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए। और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर x की जगह अगर 6 लगा दें तो 6 × 2 हो जाएगा 12 और 12 + 3 हो जाएगा 15। तो बच्चों ये हमने कवर कर लिया है एक्सरसाइज 4.2। और हम देख सकते हैं यहाँ तक कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल था। फैक्टराइजेशन मेथड जो हम ऑलरेडी जान चुके थे, बस हमने नई टर्म जो सीखी है वो क्या है? रूट। और रूट फिर से मैं आपको याद दिला दूं, रूट का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जस्ट लाइक द 0। तो नाउ अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4। सो बच्चों 4.2 एक्सरसाइज को तो हमने कवर कर लिया है, और अब इससे पहले हम आगे बढ़ें हमें यहाँ पर कुछ ज्ञान लेना होगा, यानी हमें लॉजिक और कंसेप्ट्स को पढ़ना होगा। इसके बाद ही हम आगे के टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो लीजिए अब हम कुछ टॉपिक्स को जान लेते हैं, कुछ लॉजिक्स जो यहाँ पे इस चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या मतलब हुआ इस नेचर ऑफ रूट्स का? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम रूट्स निकाल लें, जैसे अभी हमने फैक्टराइजेशन में देखा था, हमने x की वैल्यू निकाली, तो हम निकालने के बाद तो बता सकते हैं कि रूट क्या है। वो रूट
रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं या फिर कुछ और कंडीशन जैसे नेचुरल नंबर या इंटीजर। लेकिन बिना रूट को निकाले अगर हमें रूट का नेचर बताना है कि रूट का नेचर क्या होगा, वो रूट रियल होंगे या नहीं होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, क्या होंगे, तो इसके लिए हमें एक टर्म को पढ़ना होगा और ये टर्म कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। तो आप ये समझ लें बेटा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं ये इस चैप्टर का हीरो है। हीरो जिस तरह से हर एक मूवी में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो इस तरह समझ लीजिए इस चैप्टर का ये हीरो है। तो अब हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और d इज नोन डिनोटेड बाय कैपिटल D। D इज नोन एज द discriminant of the quadratic equation which is given by d is equal to b square minus 4ac। यानी अगर हमें discriminant निकालना है तो हम उसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से और ये है इस चैप्टर का हीरो। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकल गया इस फॉर्मूले से। अब इसके बाद आगे क्या होना चाहिए वो हम समझ रहे हैं। देखिए रूट को निकालने के लिए अभी हमने एक मेथड देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, और बाकी के दो मेथड हमें और रह गए हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको लिखवाए थे। एक होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और दूसरा होता है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो पहले हम जान लेते हैं अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें रूट निकालने हैं तो वो कैसे निकाले जाएंगे। तो सुनिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं इन रूट्स को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं जिस तरह से हमने जीरोस को डिनोट करा था। तो ये अल्फा बीटा सिंपली क्या है, x की वैल्यू है। जैसे मान लो x की दो वैल्यू आई, एक 2 आया एक -5 आया, तो उसमें कोई भी एक अल्फा हो जाएगा और कोई भी बीटा हो जाएगा। तो रूट को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं और इन रूट को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो ये होता है अल्फा को निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और अगर हमें बीटा निकालना है तो इसे निकालने का फॉर्मूला होगा -b और माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं b स्क्वायर -4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। तो अगर हम इसे यहाँ पर कैपिटल D से डिनोट कर लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा -b प्लस रूट d अपॉन 2a। ये तो हो गया अल्फा और बीटा होगा -b माइनस रूट d अपॉन 2a। सो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जो फॉर्मूले रूट को निकालने के लिए आए हैं इनमें केवल यहाँ पर इस प्लस और माइनस का ही अंतर है। यानी एक साथ हम इनको इस तरह भी याद रख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो अगर हमें यहाँ पर रूट निकालने हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप याद रखेंगे अल्फा और बीटा को, या फिर डायरेक्टली ये ध्यान रखिएगा दोनों को निकालने का फॉर्मूला यही है, बस केवल साइन का डिफरेंस है प्लस का और माइनस का। तो ये तो हमने समझ लिया किस तरह से रूट को निकाला जाएगा बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अब हम यहाँ पे आते हैं कि रूट का नेचर हम कैसे बताएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिखने जा रहे हैं और इन पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे कि बिना रूट को फाइंड करे कैसे हम बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर या रूट्स का नेचर। तो सुनिए भाई, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट इस तरह से है, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला यानी d हमने निकाला और ये d आया है ग्रेटर देन 0 एंड
परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने d निकाला और ये d आया है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, d एक ऐसा नंबर आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, 81 हो गया, 64 हो गया, 100 हो गया। तो d अगर 0 से ग्रेटर है यानी d अगर पॉजिटिव है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाता है, इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दैट आर रियल डिफरेंट बट रैशनल। सो यहां पर ये आपको याद रखना है, d अगर 0 से ग्रेटर आता है और इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ये रूट्स रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, रैशनल होंगे। रियल क्या होता है ये समझ लीजिए, जितने भी नंबर अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो सारे नंबर रियल ही होते हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल आर रियल नंबर। और रैशनल तो आपको मालूम ही है। तो सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये सेकंड पॉइंट इस तरह से है, अगर हमने d निकाला और d यहाँ पर हमें 0 से ग्रेटर मिल जाता है और इस कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ये रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, डिफरेंट भी होंगे। डिफरेंट का मतलब है दोनों अलग अलग, लेकिन इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं ये रूट्स कहलाएंगे इरेशनल रूट्स। ठीक है बेटा, बस अंतर किस बात का है, इस वाले केस में रैशनल और इस वाले केस में इरेशनल, d दोनों में 0 से ग्रेटर है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमें समझना है वो इस तरह से समझना है, अगर d 0 हो जाएगा, d एग्जैक्टली अगर 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाएगा, रूट्स रियल माने जाएंगे और रूट्स इक्वल होंगे, इसका मतलब है दोनों रूट इक्वल ही आने हैं, जैसे एक 2 आया दूसरा भी 2 आया। और एक लास्ट केस जो हमें यहां पर समझना है वो इस तरह से है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है, लेस देन 0 का क्या मतलब है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगे नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब यह है रूट तो होंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे। और इस क्लास में 10th क्लास में हमें यही समझना है कि रूट अगर रियल हैं तभी निकालने हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रूट रियल निकालने का ही मेथड हमारे पास है, रियल नंबर के अलावा बाकी हमने नंबर और कोई पढ़ा भी नहीं है। सो बच्चों ये कंडीशन आपको याद रखनी है जिससे हम आगे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर पाएं। d 0 से ग्रेटर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूट होंगे रियल डिफरेंट लेकिन वो होंगे रैशनल नंबर। d अगर 0 से ग्रेटर होगा, परफेक्ट स्क्वायर अगर वो नहीं है तो रूट रियल होंगे, डिफरेंट होंगे लेकिन वो दोनों नंबर होंगे रैशनल। और d अगर 0 हो जाता है, रूट होंगे रियल और होंगे वो इक्वल। d जब 0 से लेस होगा तो इस कंडीशन में रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। सॉरी, d अगर 0 से लेस होगा इस कंडीशन में रूट्स हो जाएंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट। d अगर 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो बच्चों ये हमने सारी कंडीशन को जान लिया है। एक पॉइंट मैं यहां पर आपको और क्लियर कर दूं, वो ये कि हम देख सकते हैं जब d 0 से ग्रेटर है और जब d 0 है, इन सभी केसेस में जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल। यहां पे भी रियल, यहां पे भी रियल, यहां पे भी रियल। तो एक पॉइंट और आपको याद रख लेना है और वो इस तरह से होगा, जब d यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल रूट। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द रूट आर रियल। रियल तभी नहीं रहेंगे जब वो होगा नेगेटिव। तो ये समझ लीजिए बेटा, ये पूरा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो समरी थी वो पढ़ ली है। अब हमें यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। तो मैं अब आगे बढ़ाता हूं और मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 4.3 और जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें हमें रूट को फाइंड करना होगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें निकालना है और किस मेथड का यूज करना है? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2x स्क्वायर -7x + 3 इज इक्वल टू 0। बेटा बहुत ढंग से आप सुनिएगा कैसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। पहले हम जान लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता क्या है। मतलब पूरी इक्वेशन को होल स्क्वायर में चेंज कर देना है। या तो a - b का स्क्वायर बनेगा या a + b का स्क्वायर बनेगा। दो ही ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? x स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 2 है, 2 से डिवाइड, यहां पे 5 होगा, 5 से डिवाइड। तो फर्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें यहां पे हटाना होगा। इसके लिए हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से डिवाइड करने के बाद जो यहां पर इक्वेशन होगी ये हमारी इस फॉर्म में मिल चुकी है। अब सुनिए, अब बेटा दो ही कंडीशन है। देखिए, या तो होल स्क्वायर बनेगा a + b का या होल स्क्वायर बनेगा a - b का। और वो कैसे बनेगा? आपको क्या करना है, ये जो यहां पर आपको x दिखाई दे रहा है आपको इसका कोफिशिएंट देखना है। अगर ये नेगेटिव है तो होल स्क्वायर जो बनेगा ये a - b का स्क्वायर बनेगा, और ये अगर पॉजिटिव होता तो होल स्क्वायर a + b का स्क्वायर बनता। अब ये यहां पर क्योंकि नेगेटिव है तो होल स्क्वायर a - b का स्क्वायर बनेगा और a हमेशा वेरिएबल होगा। यानी कि यहां पर वेरिएबल क्या है? x। तो a हमेशा क्या होगा? वो x होगा। माइनस साइन लगा देना है क्योंकि यहां पर इसका कोफिशिएंट माइनस है। अब बस केवल आपको देखना है भैया ये b क्या होने वाला है। b क्या होगा? जो भी आपको यहां पर ये x दिखाई दे रहा है ये इस x के कोफिशिएंट का आधा होता है। कोफिशिएंट कितना है इसका? 7/2, और इसके आधे का क्या मतलब है? 1/2। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? इसे लिख देना है x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूं हमने ऐसा क्यों करा। अगर आप इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं आपको क्या मिलेगा? a², फिर आपको मिलेगा माइनस का 2ab, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी आ जाएगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आपको यहाँ पे और मिलने वाली है, वो क्या होगा? +7/4 का स्क्वायर यानी कि b²। तो आपको क्या करना है? इसे इस फॉर्म में लिख देना है, और यहां पर जो भी टर्म आएगी इसका स्क्वायर हमेशा माइनस करना है, चाहे ये माइनस हो या प्लस हो, क्योंकि a - b के स्क्वायर में a² और b² दोनों बेटा क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है। यहां पर जो 3/2 है ये तो ऐसी रहेगा, और जो भी यहां पर 7/4 आया इसके स्क्वायर को आपको माइनस कर लेना है। अब सुनिए, इन दोनों टर्म को आप वहां पे ले जाएं, इसे आप यहां पे रहने दें। सो इसे हम लिख सकते हैं x - 7/4 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया तो ये 49/16 आएगा, ये इधर नेगेटिव का हो गया। अब बेटा समझिएगा कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल यहाँ पर आपको ये सॉल्व करते चलना है। बस इसके स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना है, ये ऐसी रहेगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। 16 एलसीएम आएगा 49 माइनस ये बन जाएगा 24।
नाउ नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो है हमें इसे माइनस कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 25/16। स्क्वायर को आपको वहां पे लगाना है, तो x माइनस 7/4 जब स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो इसका रूट हो जाएगा, और जब भी रूट हटेगा तो दो साइन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, प्लस का और माइनस का। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 प्लस माइनस इसका रूट होगा 5 और 16 का रूट होगा 4। अब बेटा ये दो साइन यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग केस में, एक बार प्लस साइन लेकर और एक बार माइनस साइन लेकर। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन बना रहे हैं, जब हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन को लेके सॉल्व करेंगे यानी 5/4, 7/4 को आप उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस का 5/4 ऐड करेंगे तो ये 12/4 आएगा। वी गेट x इज इक्वल टू 3। ये हमने सॉल्व करा है पॉजिटिव साइन को लेकर। अब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को लेकर सॉल्व करेंगे। 7/4 यहां पर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 7/4 माइनस का 5/4 क्या मिलेगा 2/4। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्व करके, x आएगा 1/2। तो हमने देखा दो रूट यहाँ पर आ चुके हैं, एक तो जो यहाँ पर x आया वो 3 आया, और दूसरा जो x आया वो आया 1/2। सो हमने ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फाइंड कर लिया है x की वैल्यू को। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर मैं आपको बता दूं टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर गारंटेड मिलने वाला है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा पहला स्टेप आपको याद है ना, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पे हटाना है, यानी 2 से हमें क्या करना है पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड कर लेंगे x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 आएगा। और मैंने आपको बताया था इसके कोफिशिएंट को आपको देखना होगा, या कोफिशिएंट ना भी याद रहे तो यार ये पूरी टर्म को आप देख लो, इस पूरी टर्म के साथ साइन किसका है प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, यानी यहां पर जो हम स्क्वायर बनाने वाले हैं वो स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था a तो हमेशा x होगा, और प्लस b का मतलब है जो भी यहां पर इस x का कोफिशिएंट है इसका हाफ। तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, और इसका हाफ करेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है x प्लस 1/4 का स्क्वायर लिख देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला 2 जो है ये ऐसी रहेगा, और आपको यहाँ पर जो भी टर्म आ रही है इसके स्क्वायर को माइनस कर देना है, यानी -1/4 का स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस साइन। प्लस का है तब भी माइनस होगा, माइनस का है तब भी माइनस होगा। इन दोनों टर्म को आप यहाँ पे ले जाएं, सो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का स्क्वायर 2 प्लस 1/16। ये हमने इसके स्क्वायर को ओपन कर लिया है बेटा। नाउ x प्लस 1/4 का स्क्वायर, अगर हम यहां पर एलसीएम लेते हैं 32 आएगा, और 32 प्लस 1 हो जाएगा 33/16। अब हम यहां पर स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट लग जाएगा। 33 का रूट तो निकल नहीं सकता, इरेशनल नंबर है। 16 का रूट हो जाएगा 4। दोनों साइन आपको यहां पर कंसीडर करने होंगे। x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4। देखो बच्चों यहां पर दोनों साइन आ गए हैं। अब हम क्या किया करते थे वही कॉमन स्टेप है। एक बार हमें पॉजिटिव साइन को कंसीडर करना है और एक बार हमें नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं
पॉजिटिव साइन को कंसीडर कर रहा हूं, तो जब x प्लस 1/4 होगा, पॉजिटिव साइन का मतलब है 33/4 इस 1/4 को आपको यहाँ पे ले जाना है, 33/4 माइनस 1/4, और जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हम इसे लिख सकते हैं -1 प्लस 33/4। तो ये हमने देखा एक x की वैल्यू आ गई है जब हमने यहाँ पर कंसीडर करा पॉजिटिव साइन। अब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, तो जब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस का √33/4, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4 और माइनस √33/4। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -1 माइनस √33/4। तो बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे हम और समझ रहे हैं, हमने इतने सारे स्टार्टिंग में केस पढ़े थे ना कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा जब हमने रूट निकाले तो उसमें दो वैल्यू आई थी, एक 3 आया था, एक 1/2 आया था, वो दोनों क्या है, रैशनल। अगर आप उस पार्ट में डी निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे डी एक ऐसा नंबर आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा। अब यहाँ पर जो ये रूट आए हैं, ये रूट क्या कहलाएंगे, इरेशनल रूट कहलाएंगे। और अगर आप यहाँ पे d निकालते हैं तो d आपको एक ऐसा नंबर मिल रहा होगा जो नंबर इरेशनल नंबर होगा। ये मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। क्या था d को निकालने का फॉर्मूला, b स्क्वायर। b स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का क्या मतलब है यहाँ पर 2, और c का क्या मतलब है -4। तो जब हम यहाँ पे d निकालेंगे ये आ जाएगा 32 और +1 यानी कि 33, और 33 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो जब भी d परफेक्ट स्क्वायर में आएगा रूट रैशनल होंगे, नहीं आएगा तो इस तरह से रैशनल होंगे। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और याद कीजिएगा, जब भी हमें इरेशनल रूट मिलेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हमें अगर रैशनल रूट मिलेंगे तो हमेशा इसी तरह से एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक -1 प्लस √33/4 है तो दूसरा -1 माइनस √33/4 होगा। अगर एक -1 प्लस कुछ भी कह लो, अगर ये √2 यहाँ पर है तो ये भी √2 होगा, बस यहाँ पे साइन का ही अंतर होगा, बाकी किसी में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो क्योंकि जब भी इरेशनल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो वो इसी तरह से पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर हमें सबसे पहले इस 4 को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लिया। और ये वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो यहां पर जो होल स्क्वायर बनने वाला है, ये होल स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर बनेगा। a हमेशा बेटा x होगा, और मैंने आपको बताया b होता है x के कोफिशिएंट का हाफ। तो यहाँ पर √3 है, और √3 का हाफ क्या हो जाएगा, √3/2। तो हमें क्या करना है, सिंपली a प्लस b का स्क्वायर लिख देना है, और जो भी टर्म यहाँ पर आएगी हम इसके स्क्वायर को माइनस किया करते थे। तो पहले तो मैंने 3/4 लिखा, और मैंने इसके बाद यहाँ पर √3/2 के स्क्वायर को माइनस कर लिया है। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 3/4, यानी ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो इस कंडीशन में x प्लस √3/4 का स्क्वायर क्या आया, 0 आया। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, 0 का रूट 0 ही होगा। यहाँ पे 2 साइन मत लगा देना। तो इस कंडीशन में x प्लस √3/4 जो है वो 0 आएगा। और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को निकालते हैं तो x की वैल्यू आएगी -√3/4। यहाँ पर x की a की वैल्यू आई है,
और ये क्या कहलाता है, इक्वल रूट कहलाता है, यानी हम कहेंगे वैल्यू क्या आई, -√3/4 एंड -√3/4। अभी हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट, याद है, और नेचर ऑफ रूट में हमने क्या पढ़ा था, इक्वल रूट कब आते हैं, जब d 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर बेटा आप यहां पर d निकालोगे तो d 0 आ रहा होगा। d को निकालने का क्या था फॉर्मूला, b²। यहां पर b कितना दिख रहा है, अरे x का कोफिशिएंट b होता है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 16 × 3 ये हो जाएगा 48 -4ac। a कितना है 4 और c कितना है 3, कितना आएगा 48, यानी d कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन का इससे कोई मतलब नहीं है, केवल समझाने के लिए है बेटा कि d अगर 0 आता है तो रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो यहाँ पे आ चुके। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं, एक पार्ट और रह गया, सारे पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन फिर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आने वाला है और आता है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 2x² +x + 4 = 0। तो हम यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को यूनिटी बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 से डिवाइड कर लिया, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये रह जाएगा x² + x/2 और +2 = 0। तो बेटा इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, स्क्वायर किसका बनेगा, a + b का स्क्वायर बनेगा। तो a + b का स्क्वायर बनाने के लिए b क्या होता है, इसके कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट 1/2 और 1/2 का हाफ करेंगे कितना आएगा 1/4। तो हमने इसके स्क्वायर को बना लिया, +2 ऐसे ही रहेगा, और 1/4 का स्क्वायर हमें यहाँ पर माइनस करना है। इन दोनों टर्म को आप उधर ले जाएं, तो उधर ले जाने के बाद ये हमें मिलेगा x + 1/4 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। जब हमने एलसीएम लिया 32 माइनस का +1 यानी -31/16। ओके बेटा, और स्क्वायर को जब हम यहाँ पर हटाएंगे तो x + 1/4 जो आएगा ये माइनस का 31/√16 आएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, नोट किया जाए इस पॉइंट को कि यहाँ पर रूट में जो है वो नेगेटिव का साइन आ रहा है, और जब भी रूट में नेगेटिव का साइन आएगा इस कंडीशन में सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। सो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का रूट आ गया और किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है। हमने एक केस पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट में जब निकाला जाता था नेचर ऑफ रूट तो नो रियल रूट कब हुआ करता था, जब d आता था <0। और अगर हम यहाँ पर d को निकाल के देखें, चलिए निकालते हैं इसको, हालांकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया, तो d अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो d कैसे निकलेगा, b² का मतलब हुआ 1² और -4ac। तो इस कंडीशन में कितना आ रहा है 16, 32 माइनस यानी माइनस का 31। सो d यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, <0 आ रहा है, इसलिए नो रियल रूट। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर। यानी जो हमने अभी क्वेश्चन करे हैं इन्हीं क्वेश्चनों को हमें कवर करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करके, जो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लगी जाना है वो। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें है रूट हमें फाइंड करने हैं इक्वेशन के, और फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, x यहाँ पर एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाइड करने के बाद x² - 1 = 3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे x² - 1 3x आएगा। इससे हमने एक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है x² - 3x - 1। तो बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 के फैक्टर करके क्या 3x आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो अब समय आ गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने का। जब आपको लगे कि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, इस कंडीशन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। सो हम यहाँ पर
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। और ये एप्लीकेशन कैसे होगा समझिएगा, मैं पूरे स्टेप वाइज बता रहा हूँ। जनरल फॉर्म से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद a यहाँ पर 1 होगा, b यहाँ पर -3 होगा और c यहाँ पर -1 होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेंगे, जिसे निकालने का फॉर्मूला था b² -4ac, जिसे सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा 9 और प्लस का 4, यानी कि सॉल्व करके आ गया 13। अब d हम निकाल चुके हैं बेटा, और हमने पढ़ा था किस तरह से d निकालने के बाद रूट को निकाला जाए। अल्फा बीटा याद है, हमने डिनोट करा था अल्फा बीटा से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल x है तो हम इसे x भी कह सकते हैं। सो x की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या था, -b ± √d/2a, और -b का क्या मतलब है, -3 ±√d। d कितना आया बेटा, यहाँ पर d आया है 13 / 2a, और a यहाँ पर कितना है 1। तो सॉल्व करने के बाद हम देख सकते हैं x की वैल्यू आएगी 3 ± √13/2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह के रैशनल रूट आएंगे तो हमेशा वो इसी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, प्लस और माइनस का ही उसमें केवल डिफरेंस हुआ करता है। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट को करा है कंप्लीट। हमारे सामने ये सेकंड पार्ट है बेटा, और इस सेकंड पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो वैसे बहुत सिंपल सा है, मैं आपको इसका हिंट देना चाह रहा हूं। देखिए हमें इसमें करना क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि उसके फैक्टर हो पा रहे हैं या नहीं। अगर फैक्टर हो जाएंगे तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है, अदरवाइज हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। तो अगर गिवन नहीं होगा किस मेथड से करना है, हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको वहाँ पर अप्रोप्रिएट रहे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, क्योंकि उससे टाइम की बचत होती है। और इनकेस अगर आप फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं, देन यू अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये हमने 3 क्वेश्चन को कवर करा है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर का मेन पार्ट। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में था ना वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे ही यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स का बहुत ही मेन पार्ट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे और जारी रखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का महा एपिसोड। 4th क्वेश्चन है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find the present age। रहमान की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद जो थी, उन दोनों एज के रेसिप्रोकल का जो सम हमें दिया है दैट इज 1/3, और हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो यहाँ पर रहमान की प्रेजेंट एज होगी, इसे हमने x ईयर मान लिया। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर एज निकालनी है वो एज निकालनी है 3 years ago। 3 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x + 3, और फिर दिया है 5 years from now, 3 साल पहले दिया है बेटा। तो 3 years ago इसकी एज हो जाएगी x - 3 एंड 5 years from now, यानी अब से 5 साल बाद x + 5। सिंपल, दोनों जो एज हैं 3 साल पहले और 5 साल बाद, इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3 और इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5, और इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है 1/3। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व करवाता हूं, मैं आगे मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ और इंग्लिश में उसके जो मार्क्स हैं उनका सम 30 दिया है। और पहले हम इसी क्वेश्चन को इसी कंडीशन को पहले हम लिख लेते हैं। दोनों मैथ और इंग्लिश में मार्क्स का सम 30 है। तो अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए उसके मैथ के मार्क्स x हैं, तो इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स कितने होंगे 30 - x होंगे। दोनों का सम 30 दिया है। नाउ कोई कंडीशन क्या है
हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ में अगर 2 नंबर ज़्यादा मिले तो इसका मतलब है 2 नंबर ज़्यादा यानी x+2 हो गए। और इंग्लिश में अगर 3 नंबर कम मिले, यार ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, इसमें अगर हम 3 कम कर लें 30 माइनस x माइनस 3, तो इस कंडीशन में जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट बिकम्स 210। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 210 हो जाता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+2, और यहाँ पर ये आएगा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। अब हमें यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो x इंटू 27 ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। इन सारी टर्म्स को हम वहां पे ले जा रहे हैं, तो x स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा। 27 करने के बाद हमें इतना मिल जाएगा। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, 156 के फैक्टर करके 25 लाना होगा, तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ पे x कॉमन निकाला, x माइनस 13 और माइनस 12 यहाँ पे कॉमन निकाला, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम 0 पुट करेंगे वी गेट 12 एंड 13। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू तो आ गई हैं बेटा। अब इसके बाद कैसे करा जाएगा, इस कंडीशन को हम यहाँ पर अब हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पर x को लेते हैं 12, तो x को अगर 12 लिया जाए, इसका मतलब है मैथ में उसे कितने मार्क्स मिले, 12 मिले, और इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, 30 माइनस 12, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 18। और इसके बाद एक सेकंड केस बनेगा, अगर यहाँ पर x को लिया जाता है 13, यानी मैथ में कितने मार्क्स मिले 13, और इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले 30 माइनस 13, जो कितना आएगा 17 आएगा। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश आर ये या फिर ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो देखिए यहाँ पर जो हमें कंडीशन है वो क्या है, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है दैट इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी जो शॉर्टर साइड है उसे ही मानने के बाद बाकी हम सभी को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक ये बना लिया है रेक्टेंगल, और शॉर्टर साइड को हमने यहाँ पर x मान लिया। लॉन्गर साइड जो हमें गिवन है दैट इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सो यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी, एंड द डायगोनल ऑफ द फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी जो डायगोनल होगा शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा होगा, 60 ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों साइड हमारे पास आ गई हैं। रेक्टेंगल है, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुछ नहीं रहा है, सिंपल सॉल्व करके हमें इसका आंसर निकाल देना है। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है difference of the square of two number is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the two number। अब यहाँ पर क्योंकि जिक्र किया गया है स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर का, तो मेंशन भी तो करना होगा बेटा कि स्मॉलर नंबर क्या है और लार्जर नंबर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमें थोड़ी भी दिक्कत आएगी या कंडीशन थोड़ी सी बड़ी होगी, हम 2 वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल एक ही यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, बस जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो हमने यहाँ पर क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये,
हमने यहाँ पर लार्जर जो नंबर है इसे x मान लिया है और जो स्मॉलर नंबर है इसे हमने y मान लिया है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दे रखी है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वही तो ज़्यादा होगा। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस वी आर गिवन 180। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन इज स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर, लार्जर नंबर का 8 टाइम है, इसका मतलब है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। क्या करना है बेटा, वाई स्क्वायर की वैल्यू को आपको यहाँ पे लगा देना है। तो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने लगाई, आपको इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 180 को आप यहाँ पे लाइएगा, 180 इज इक्वल टू 0। 180 के फैक्टर करके आपको 8 लाना है, बहुत आसानी से इसके फैक्टर बन सकते हैं। माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने x को कॉमन निकाला तो ये आएगा x माइनस 18 और यहाँ पर हमने 10 को कॉमन निकाला तो ये यहाँ पर x माइनस 18 आएगा। दो वैल्यू आ गई हैं यार, जल्दी से 0 पुट कर दो। तो एक तो हमें मिलेगा x 18 और एक हमें मिलेगा यहाँ पर x जो है माइनस 10। अब अगर यहाँ पर x 18 हो जाता है, हमें y निकालना है, तो यहाँ पर y निकालने के लिए हम इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 और y जो होगा इसका रूट बन के निकल जाएगा। जब x यहाँ पर माइनस 10 होता है बेटा तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रूट लगेगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होता। तो a की वैल्यू सही है x 18 और y आप निकाल सकते हैं। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड इतने ज़्यादा हो जाती है तो टाइम 1 घंटा कम लगता है और हमें ट्रेन की स्पीड को निकालना है। तो बेटा ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन ऐसा स्पीड वाला कर चुके थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वही सारी कंडीशन यहाँ पे फॉलो होने वाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक नया केस हमें यहाँ पे मिला है। तो ऐसे ही केसेस जो अलग हुआ करते हैं इन्हें आप स्ट्राइक करें जब भी आप रिवीजन करें, क्योंकि बाकी सब तो हो ही जाना है और ऐसे क्वेश्चनों को हमें ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आर। 9 3/8 दिया है, मिक्स में फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे इसे। The tap of larger diameter take 10 or less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ पर जो टाइम गिवन है ये दोनों टैप का दिया है, दोनों मिल करके इतने घंटे में पूरे टैंक को फिल करेंगे। एक जो टैप है उसका लार्जर डायमीटर है और दूसरे का डायमीटर स्मॉलर है। तो लार्जर डायमीटर का जो टैप है, जाहिर सी बात है भैया पानी ज़्यादा निकलेगा, डायमीटर ज़्यादा होगा तो वो टाइम कम लेगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि हर एक टैप का सेपरेटली टाइम क्या होगा जिसमें वो टैंक को फिल करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया लार्जर डायमीटर का जो टैप है वो स्मॉलर के कंपैरिजन में 10 घंटे कम ले रहा है। तो स्मॉलर के टाइम को अगर हम मान लेते हैं तो हम लार्जर का टाइम भी निकाल पाएंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया स्मॉलर डायमीटर का जो टैप होगा ये पूरे टैंक को भरने में x घंटे लगेगा, x घंटे लेगा। तो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप होगा इट टेक्स x आवर टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। इसका मतलब है लार्जर डायमीटर का जो टैप होगा वो कितने घंटे कम लेगा। यहां पर हमें गिवन है कितने घंटे कम लेता है, 10 आवर्स कम लेता है।
तो लार्जर डायमीटर का जो टैप है ये x माइनस 10 आर लेगा टैंक को फिल करने के। अब बेटा एक पॉइंट बहुत ज़रूरी समझना है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम इन्हें यूनिट क्वांटिटी में चेंज करते हैं, क्योंकि जो टाइम यहाँ पर हमें दिया है वो दोनों टैप का मिला करके दिया है, और दोनों टैप का मिला करके जो टाइम हमें गिवन है ये हमें गिवन है 93/8। इससे हम प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 8 × 9 72, 72 + 3 इज 75/8 आर ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि हम इन्हें यूनिट क्वांटिटी में चेंज करेंगे क्योंकि टाइम दोनों का एक साथ दिया है। यूनिट क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर ये वाले डायमीटर का टैप पूरे टैंक को x घंटे में भरता है तो यार 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट को उसने भरा, 1/x पार्ट को भरा। ये वाले डायमीटर का टैप अगर पूरे टैंक को भरने में इतने घंटे ले रहा है तो 1 घंटे में उसने टैप के कितने पार्ट को फिल करा, 1/x - 10। क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो दोनों का अलग अलग है, और जो टाइम हमें यहाँ पर दिया है ये वो टाइम दिया है जिसमें दोनों टैप जो है टैंक को फिल कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमें टाइम दिया दोनों को मिलाकर के टाइम दे दिया, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो सुनिए फिर से, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 1 घंटे में स्मॉलर डायमीटर का जो टैप होगा ये टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा। पूरा टैंक अगर x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में उसने टैंक का इतना पार्ट फिल करा। ओके बेटा, इसी तरह 1 आवर में लार्जर डायमीटर का जो टैप होगा वो कितना टैंक फिल करेगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 1 आवर में लार्जर डायमीटर का जो टैप होगा वो टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा, मतलब 1 घंटे में उसने कितना टैंक फिल करा, 1/x - 10। अब सुनिएगा ये क्या डिनोट कर रहा है, 1 आवर में जितना टैंक का पार्ट फिल हुआ। ये क्या डिनोट कर रहा है, 1 आवर में जितने टैंक का पार्ट फिल हुआ। अगर हम दोनों को यहाँ पर ऐड कर लें 1/x + 1/x - 10, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 घंटे में कितने टैंक का पार्ट फिल हुआ। पूरा टैंक कितने घंटे में भरा बेटा, पूरा टैंक कितने घंटे में भरा बेटा, 75/8 घंटे में भरा। तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/75/8, जिसे सॉल्व करके आएगा 8/75। यानी इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 8/75। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी हमें ट्रेन का केस दे रखा है, लेकिन ये हम आपको करवा देते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इतना मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। देखिए जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की दे रखी है इतनी ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इतना टाइम ये ज़्यादा लेती है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, ऐसा हमें गिवन है बेटा। नाउ कंडीशन को पढ़ते हैं। और तो क्या दिया है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम होगा। कितना कम है, 1 घंटा कम है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है जो दोनों ने ट्रेवल करी, 132 किलोमीटर। अब क्या करना है, देखिए
पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर को ट्रेवल करने में पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कंडीशन क्या है बेटा? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये रहा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। ये टाइम कम होगा, यानी 132 अपॉन x प्लस 11। ये टाइम कम होगा, किससे कम होगा? पैसेंजर ट्रेन के टाइम से कम होगा। कितना कम होगा? जितना कम है उतना माइनस कर देंगे। तो 1 घंटा कम है, एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस। तो मैंने अभी आपको देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था ना बेटा कैसे सॉल्व करना है। देखिए कोई गलती नहीं करनी है और वैसे स्टेप को फॉलो करना है। इस वाली टर्म को आप यहाँ पे लेकर के आओ, तो हम इस वाली टर्म को लाते हैं। ये हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11 माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल टू -1। आपको यहाँ पर क्या करना है? 132 को कॉमन निकाल देना है। 1 अपॉन x प्लस 11 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -1। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा एलसीएम निकालना। कितना आसान हो जाएगा एलसीएम निकालना, सॉल्व करना, इक्वेशन बनेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने इस तरह से, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर के एरिया का सम दिया है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस भी दिया है। जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो हमने क्या करा? लार्जर स्क्वायर जो है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ये फिगर बना के समझ लेते हैं बेटा। ये लार्जर स्क्वायर हो गया, इसकी साइड को हमने x मान लिया। ये स्मॉलर स्क्वायर हो गया, इसकी साइड को हमने y मान लिया। दोनों के एरिया का सम, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। कितना दिया है? दोनों के एरिया का सम हमें 468। इक्वेशन नंबर 1 बनी। डिफरेंस ऑफ दिया पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका ज्यादा होगा? जो बड़ा स्क्वायर है उसी का तो पेरीमीटर ज्यादा होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड। दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस हमें कितना गिवन है? 24। हमने 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद x माइनस वाई जो है वो 6 आएगा, यानी यहाँ पर हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे यू गेट x एंड y बोथ। ओके बेटा, सिंपल है। एक्सरसाइज 4.4 पे मैं आपको ले जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये महा एपिसोड चल रहा है, पूरा एनसीईआरटी मुझे आपको एक ही लेक्चर में कवर करानी है। देखिए तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.4 में, और जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं बेटा, अब पढ़ते हैं आराम से। यस, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें यहाँ पे रूट्स का नेचर बताना है और रूट अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसे फाइंड भी करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रूट का अगर आपको नेचर निकालना है तो इसके लिए आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हीरो हुआ करता है डिस्क्रिमिनेंट, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को निकालें। जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे, a2 होगा, b -3 होगा और c होगा यहाँ पर 5 के इक्वल। अब हम यहाँ पर d निकालने हैं, तो d निकालने का फॉर्मूला मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता है, -3 का स्क्वायर -4a यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे 5 है। ये आ जाएगा 9 - 40 और 9 - 40 का क्या मतलब हुआ? -31 हुआ, क्योंकि यहाँ पर d क्या आ रहा है? लेस देन 0, और जब d हो जाता है लेस देन 0 इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जब रियल रूट है ही नहीं भैया तो मैं कहाँ से निकालूं? रियल रूट आएगा तो निकाल के दिखा दूंगा। सेकंड वाला पार्ट है 3x स्क्वायर
-4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सबसे पहला काम हमें ये भी तो बताना है नेचर क्या होगा, तो इसके लिए हमें डी तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो पहले हम डी निकालते हैं और डी को निकालने का फॉर्मूला था b²। यहाँ पर जो b है ये -4√3 है, -4a यहाँ पर है 3 और c यहाँ पर है 4। इसका जब हमने स्क्वायर करा तो ये आ जाएगा 48 और माइनस ये भी आ जाएगा 48, ये हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब क्योंकि रूट्स तो हैं, वो अलग बात है, इक्वल हैं तो रूट तो हमें निकालने होंगे। तो रूट को निकालने का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। और यहां पर जो b आपको दिख रहा है ये माइनस का 4√3 है और प्लस माइनस ये तो बेटा पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, हेयर a इज 3। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने ये 2 से कैंसिल कर लिया तो यहाँ पर जो हमें x मिलेगा, इस x की वैल्यू आएगी 2√3/3। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस 3 को √3 लिख करके एक √3 हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2/√3 और 2/√3, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट बेटा क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये मैंने आपको 2 पार्ट कराए, थर्ड पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा। जैसे स्कूल में देते हैं ना होमवर्क, वैसे मैंने दिया है आपको। इनकेस नहीं आता तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया, पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट का क्या मतलब होता है, रूट अगर इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहां पर गिवन है k निकालना है, रूट्स इक्वल हैं और रूट्स 2 इक्वल रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k², इसको इधर ले जाते हैं, 16 × 3 ये हो जाएगा 48 और k जो होगा दैट इज रूट ऑफ 48। 48 का जो रूट होता है इसमें दोनों साइन आएंगे और इसका जो रूट होता है दैट इज प्लस माइनस 4√3। सो ये आ चुकी है k की वैल्यू इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नाउ जो सेकंड वाला पार्ट है यह है kx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये आएगा kx² माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बनेगा। रूट इक्वल कब होते हैं, जब d 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर d को फाइंड कर रहे हैं, d होता है b² और b का क्या मतलब है बेटा, x का कोफिशिएंट b, x² का कोफिशिएंट a और जितना रह गया सब जाता है c के खाते में। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4a और c। ये हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद 4k² माइनस 24k ये हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अब नेचुरल सी बात है, इक्वल रूट हैं और इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हुआ करता है। इसे हमें 0 पुट करना है। 4k²
माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 4k कॉमन निकाला और 4k कॉमन निकालने के बाद ये k माइनस 6 बनेगा। दोनों फैक्टर को आपको 0 पुट करना होगा। 4k अगर 0 होगा तो इससे हमें k क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पर k माइनस 6 अगर 0 हो जाएगा इससे हमें k 6 मिलेगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर दो वैल्यू आ चुकी हैं, k इज 0 और 6। नाउ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमें दिया है वो क्या है, देखते हैं से। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर mango grove whose length is twice its width and area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। ओके, तो पूछा गया है क्या हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन बना सकते हैं जिसमें लेंथ जो है विड्थ की ट्वाइस है। तो लेंथ विड्थ की ट्वाइस है, अगर हमने यहाँ पर विड्थ को x मान लिया तो लेंथ यहाँ पर 2x हो जाएगी। और हमें यहाँ पर एरिया गिवन है, कितना दिया है एरिया बेटा, 800। क्या होता है एरिया, L इंटू बी। तो यहां पर ये हमने 2 से कैंसिल कर लिया है 800 को। इससे जो x स्क्वायर होगा ये 400 आएगा, यानी x आ जाएगा 20। आप कहोगे माइनस क्यों नहीं लगाया बेटा, डायमेंशन है नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसलिए नहीं लगाया। तो x यहाँ पर 20 आ गया है। इसका मतलब है जो विड्थ होगी वो 20 होगी और लेंथ क्या थी 2 ऑफ x कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है बनाना, बिल्कुल पॉसिबल है। लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, क्यों नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नहीं है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो। और ये क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड की एज का सम। तो एक फ्रेंड 1 की जो एज है उसे अगर हम x मान लेते हैं तो अदर की जो एज होगी वो एज 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 20 है। सम ऑफ 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी और 4 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, इसमें -4 हो जाएगा। जब -4 होगा 20 माइनस 4 कितना आएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 48, यानी जो इसका प्रोडक्ट होगा ये होगा 48 के इक्वल। हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर वहाँ चलेगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। इसे भी उधर ले जाएं तो माइनस का 20 ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 और 4 12 का 2 1 7 8 9 10 11 इज इक्वल टू 0। तो ये बन चुकी है बेटा यहाँ पर इक्वेशन। अब देखना इसके फैक्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए हमें 112 के फैक्टर करने होंगे और यहाँ पे लाना होगा 20। तो हम यहाँ पर 112 के फैक्टर कर रहे हैं। 2 5 10, 2 6 12। तो ये बन चुके हैं बेटा इसके फैक्टर। और अगर हम यहाँ पर इन फैक्टर को अरेंज करें तो अरेंज करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है इसका मतलब है प्लस होकर के 20 बनेगा। तो यहाँ पर ये 14 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 प्लस करके नहीं 20 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो ये अगर इस तरह से बनाएं 2 को ये लें 2 2 4 16 2 32 और 7। तो कहने का मतलब यहाँ पर है इसके फैक्टर बनते नज़र नहीं आ रहे हैं यार। और वैसे भी आप पढ़ चुके हो ना डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। तो अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखेंगे ये तो 400 हो गया और ये 400 से ज़्यादा हो गया, नेगेटिव बड़ा आ रहा है ना। तो सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पर d आएगा
वो कुछ भी आए नेगेटिव आएगा, और जब डी नेगेटिव आता है तो रियल रूट्स कहाँ से हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये पॉसिबल नहीं होगा। नाउ लास्ट, सो बच्चों अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और इसे अब हम कवर करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड वेट। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। एरिया दिया है, पेरीमीटर दिया है, लेंथ और विड्थ को निकालना है। लेंथ को हमने यहाँ पर x मान लिया, विड्थ को y मान लिया है। एरिया क्या हुआ करता है, x इंटू वाई, तो ये किसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल होगा। इससे हमने y को कर लिया है फाइंड। नाउ वी आर गिवन द पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 2l प्लस b, l इज x, b इज y, रिप्लेस करा, x प्लस y 40 मिला, y की वैल्यू को लगाया 400 अपॉन x, एलसीएम लेंगे, सिंपल इक्वेशन बनने वाली है x स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x, और इससे इधर ले गए और हम देख सकते हैं ये आसानी से x माइनस 20 का स्क्वायर बन जाएगा। सो वी गेट x 20, और x 20 यहाँ पे हमने अगर लगाया तो हमें y क्या मिलेगा, 20 ही मिलने वाला है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने कवर कर लिया है। तो बच्चों आज हमने एक ही लेक्चर में हमने देखा इसका महा एपिसोड, और हमने इसमें पूरा आज आपको कवर करा दिया है एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कमेंट में आप जरूर बताएं कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार फिर से एक और टॉपिक लेके आएंगे धमाकेदार आपको नेक्स्ट वीडियो में।